बाबा साहब जो संविधान बनाया, वो संविधान के पीछे का जो बीज का अंकुरण है, वो अंकुरण इसी पेड़ के नीचे हुआ है। बाबा साहब जो बच्चा था, छोटा बालक था, उसको कोई भी स्कूल का लड़का या लड़की उसको साथ में खेलने नहीं देते थे। वो लगा मुस्लिम बोला होता तो शायद कुछ पॉसिबल होता, लेकिन आप महार हैं तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, तो पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया। बाबा साहब की जो लेगेसी है, बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब का जो कार्य है, वो कार्य भारतवर्ष में जो तरीके से उसको फोकस होना चाहिए था, जिसको आगे कैरी करना चाहिए था, वो कैरी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुखदायक चीज है हमारे भारतवर्ष के लिए। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। हम इस समय वडोदरा में हैं। गुजरात का एक बड़ा शहर है और वडोदरा को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि 2014 में पीएम मोदी यहाँ से चुनाव लड़े थे। उसके बाद से भाजपा यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जीती आ रही। फिलहाल हम किसी राजनीतिक वीडियो के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आप जो ये पेड़ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इतना बड़ा, इस पेड़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या है अहमियत वो हम आपको बताएंगे। हमारे देश का संविधान, जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे, संविधान लिखने में सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब कहते हैं उन्हें सब। उन्होंने इसी पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया था कि वो जाति व्यवस्था को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए काम करेंगे और जो भी समाज में उसकी वजह से समस्याएं हैं, जो उन्होंने भी अपने जीवन में झेली, उन सब के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। ये जो जगह है ये है संकल्प भूमि, क्योंकि उन्होंने यहाँ संकल्प लिया तो इसीलिए संकल्प भूमि के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ तुलसीदास सर हैं, तुलसीदास सोलंकी नाम है उनका, और हमारे साथ गौतम पंसारा है। दोनों यहाँ पर जो ट्रस्ट है, ये संकल्प भूमि ट्रस्ट, उसके परमानेंट मेंबर हैं और सर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, है ना। तो हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि इस पेड़ के नीचे जो संकल्प लिया था उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यहाँ के जो राजा थे, महाराजा सायाजी महाराज, तो उनसे उनका क्या रिलेशन था, उन्होंने किस तरह से उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा, पूरी हिस्ट्री जानेंगे। लेकिन मेरे मुंह से नहीं, हम जानेंगे सर से। सबसे पहले आपके पास आते हैं। इस पेड़ के नीचे की, सबसे पहले पेड़ के नीचे की अहमियत बताइए कि इस पेड़ को इतना कंजर्व करके क्यों रखा गया और पूरा वो बोर्ड उड़ लगा। जय भीम। एक्चुअली आपने जैसे बताया कि हम संकल्प भूमि पर खड़े हैं, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने जो स्कॉलरशिप दी और हायर एजुकेशन पढ़ाई के लिए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए गए और पढ़ाई करने के बाद आगे लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जो महाराजा सयाजीराव ने बाबा साहब से एक एग्रीमेंट करवाया था कि हम आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, मगर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तब हमारे राज्य में आके आपको सेवा देनी पड़ेगी। कितना, लगभग 10 साल का, करीब 10 साल का एग्रीमेंट करवाया था। तो बाबा साहब ने भी एग्री किया और एग्रीमेंट करके बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी एडमिशन लेके फर्दर स्टडी के लिए गए। स्टडी करने के बाद 1970 में 1917 में जब बाबा साहब 1917 में जब वह स्टडी करने के बाद वापस आए, तो सबसे पहले वो बड़ौदा आए। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार में बताया कि भी हमको जॉब करना है, सर्विस करना है। तो जैसे ही पहले बताया गया था कि आपको बड़ौदा स्टेशन पर आपको रिसीव करने आएंगे और आपको हमारे राज्य में सेवा देनी है। तो बाबा साहब तो स्टेशन पर आ गए। जब आगे बाबा साहब सोचते थे कि इतनी अच्छी पोजीशन पर मेरे को अपॉइंटमेंट किया है, तो कोई ना कोई मेरे को रिसीव करने स्टेशन पर तो आएंगे। तो बाबा साहब तो वही उम्मीद में थे कि वेट करते रहे स्टेशन पर कि कोई आए नहीं, नोबडी टर्न्ड अप। तो देखा बाबा साहब भी काफ़ी असमंजस में हो गए, काफ़ी घबराहट हो गई कि भी करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो सोचा कि भी जाना तो है, जॉब तो करनी है। तो बाबा साहब ने बाद में बाहर निकला, तो जैसे टांगे वाले जैसे बैलगाड़ी उस टाइम ज़्यादा थी, तो बाहर देखा कि कुछ था नहीं, तो बोला कि भी मेरे को किधर ले जाओ ताकि मेरे को कुछ शेल्टर मिले और 1-2 रात का मेरे को गुजारा हो जाए। तो बाबा साहब गए तो देखा तो एक पारसी की चौल थी, जो इन थी, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, सराय धर्मशाला, हाँ, पारसी धर्मशाला में बाबा साहब गए।
अभी बाई बर्थ तो बाबा साहब उस टाइम हिंदू थे और तो पारसी धर्मशाला थी, तो बाबा साहब तो पहुँचे उधर। तो बात किया कि मेरे को रहने के लिए थोड़ा शेल्टर चाहिए, कुछ प्रबंधन चाहिए। तो पारसी के जो मैनेजर था धर्मशाला के, बोला कि ये तो पारसी की धर्मशाला है, आप केवल पारसी रुक सकते हैं। रुक सकते हैं। तो बाबा साहब तो मुसीबत में आ गए कि क्या करें। तो बाबा साहब ने सोचा कि ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मगर ऐसा हो सकता है कि भी मेरा नाम बदल दूँ और पारसी रख दूँ और मेरे को टेम्पररी शेल्टर मिल जाए। तो उस टाइम क्या था कि धर्मशाला में इतने ज़्यादा पिलग्रिमेज मुसाफिर आते नहीं थे, तो छोटे 1-2 रुपये में उस तरह होता था। तो बाबा साहब ने बाद में मैनेजर भी एग्री कर दिया कि ठीक है। तो बाबा साहब ने ऐदल जी नाम चेंज किया, रजिस्टर में वो नाम लिखा, पारसी नाम बदल दिया, ऐदल जी। ऐदल जी नाम रखा और बाबा साहब ने उधर चालू किया। छोटा सा रूम था, कुछ ज़्यादा इतनी अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं थी जो आज हम सोच रहे हैं, वो तो ज़माना ही कुछ अलग था। तो बाबा साहब बाद में जो जॉब शुरू करते हैं महाराजा के दरबार में, तो शुरू किया। तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि जो कास्टिज्म बहुत हावी था, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत काफ़ी हद से ऊपर था। तो जॉब किया, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ी पोस्ट पर उसका अपॉइंटमेंट था। तो एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छे लेवल के, जैसे हम कलेक्टर की पोजीशन बोलते हैं, वही की पोजीशन उस टाइम दी गई थी। तो जैसे उसको ऑफिस में जाते हैं तो बात पता चलता है कि अछूत लड़का को महाराजा ने इतनी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया है। तो जो उस टाइम में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेट करने वाले जो लोग थे, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक अछूत लड़का हमारा सुपीरियर कैसे बन सकता है, हम उसको कैसे साबित बोल सकते हैं। तो उधर से ये शुरू होता है, जो यातना या विटम्बड़ा बोलते हैं बाबा साहब, उधर से शुरू होता है। पानी पीने के लिए जो मटका था, मटके में पानी पी नहीं सकते थे, उसके लिए सेपरेट अरेंजमेंट था, वो कुछ तो टच ही नहीं कर सकते थे। तो बाबा साहब ने तो एक दिन तो ऐसा किया, खुद उठ के जाके वो ग्लास से उठा के पानी से मटका पी लिया। बोलेगा ठीक है, आपको जो आप अपना मटका लाओ, ये मटका तो इसे मैं पीऊँगा मैं। दूसरी बात ये थी कि जो ऑफिस की जो फाइल थी दरबार की, वो फाइल जो चपरासी जो था, वो फाइल उसको छूटे फेंकता था, ऐसे थ्रो करता था ताकि हाथ टच ना हो जाए। हाथ टच ना हो जाए, क्योंकि बॉडी टच कर गई तो वो इम्प्योर हो जाएगा। तो बाद में बाबा साहब ने बोला कि ये क्या है, मेरे को कोई टच नहीं करता है, मेरे को फाइल हाथ में नहीं देता, पानी पीने नहीं देता है। तो बाबा साहब ने सोचा कि ये मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई की है कि उस समय में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले एक ही इंसान थे पूरे भारतवर्ष में। तो मेरे को इतनी तकलीफ़ है, इतनी यातना, इतनी विडम्बना है, इतना हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो दूसरों के मैं क्या सोचूं। तो जैसे तैसे करके बाबा साहब ने मन बना लिया और चालू हुआ। अभी दूसरा पार्ट शुरू होता है, जो धर्मशाला में, पारसी धर्मशाला में रुके थे, क्योंकि महाराजा के दर में सब लोगों को पता चल गया कि एक अछूत लड़का को महाराजा ने दिया है। बाद में पारसी धर्मशाला में पता चल गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, करीब 100-150 लोग लाठी लेके, सब लेके, हथियार लेके धर्मशाला पर पहुंच गए और बाबा साहब को बोला कि इधर से आज ही निकल जा तू, और निकल जा, नहीं तो तेरे को, तेरी जान पर जोखिम है। तो बाबा साहब ने हाथ जोड़ के विनती की कि एटलीस्ट मेरे को आज की रात रुकने दो, मैं कुछ दूसरा और बंदोबस्त अरेंजमेंट कर लूँगा मैं। फिर भी लोग माने नहीं। उसका जो सामान था, बैग था, कपड़े थे, कुछ किताब थी, सब लोग, उस लोगों ने लात मार के धर्मशाला से बाहर फेंक दी। लोगों को गुस्सा देखकर और एनवायरनमेंट देख के बाबा साहब को पता चला कि आज मेरी जान खतरे में है। तो कैसे भी करके बाबा साहब बाहर निकला, और निकलने के बाद सब अपना सामान कलेक्ट करके सोचा कि भी मेरे को अभी ऑफिस में ठीक नहीं है, ऑफिस में लोग छूता-छूत चलता है, इधर मेरे को रहने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो बहुत दुखी हुए, सामान इकट्ठा करके मन में मन बना लिया कि मैं बड़ौदा छोड़ दूँगा। अभी बाबा साहब ने तो मन बना लिया कि भी मैं अभी इधर नहीं रुक सकता हूँ, जान को भी खतरा था और नौकरी करने का भी कुछ वो नहीं था, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो नौकरी कर नहीं सकते थे। सामान इकट्ठा करके सोचा बाबा साहब ने कि
बड़ौदा छोड़ के चला जाता हूँ, मुंबई चला जाऊँगा। वे बाबा साहब जैसे चलते चलते स्टेशन पहुँचे। हमारा जो स्टेशन है वो नज़दीक में था कि धर्मशाला तो इधर फतेहगंज एरिया में थे। स्टेशन पर पहुँचे। अभी उस टाइम क्या था, मुंबई की ट्रेन 2 टाइम में आती थी, सुबह और शाम। तो शाम को पहुँचे तो ट्रेन का टाइम जो था कुछ लेट थी या ऐसा कुछ था, तो काफ़ी 1-2 घंटा या कितना 4 घंटा? 4-1 घंटा लेट। कुछ सब टाइम था। तो बाबा साहब ने सोचा, डर था कि वो लोग मेरे पीछे पीछे आ गए और मेरे को मार डालेंगे, स्टेशन पर भी खतरा है। स्टेशन पर भी खतरा है। तो बाबा साहब छुपते छुपते सीधा चलते चलते चल के सीधा ये जो गार्डन है, जो सयाजी बाग बोलते हैं, जो उसको दूसरा हम कमाटी बाग भी बोलते हैं, ये सयाजी बाग में बाबा साहब आए। अभी आप देखो ये गार्डन की आप ज्योग्राफी देखिए आप, ये एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर है। ये कॉर्नर जो है आप एंट्री से लेते हैं, पूरा गार्डन इधर एक एक्सट्रीम एंड बन जाता है, पीछे रिवर है। तो बाबा साहब ने सोचा कि यही ऐसा कॉर्नर है जिधर मेरे को कोई देख नहीं पाएगा और मेरी जान थोड़ी बचने का संभावना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं आ रहा था गेट से, तो गेट से आते आते काफ़ी लंबे चलने के बाद जो हमारे साथी हमें यहाँ पर लेकर आए नीरज, मैंने उनसे पूछा काफ़ी दूर है, तो उन्होंने बताया बिल्कुल आखिरी में, हाँ लगभग आधा किलोमीटर चल के हम बिल्कुल कोने में आए हैं। कोने एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर है जी। तो उस टाइम में कि कैसे होगा हम सोच सकते हैं। तो बाबा साहब चलते 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 ये लोकेशन पर आए। ये भी जो वटवृक्ष देख रहे हैं, बनियन ट्री, इधर आगे पहले एक्चुअली बहुत बड़ा था। 2012 में फ्लड आया था, तो उस टाइम पर ये ओरिजिनल जो ट्री था वो गिर गया था और उसको फिर से लगाया गया। और ये ट्री के नीचे इधर आके बैठे, और इधर आके बैठने के बाद बाबा साहब मनोमंथन किया और खूब आंसू बहाए, खूब वेदना किया, खूब रोए। एक्चुअली इतना कल्पांत किया, बोला कि देखो मैं इतना पढ़ाई किया है, USA गया है, इतनी डिग्री लिए हैं, लंदन गया हूँ, इतना ज़्यादा अभ्यास किया है, मेरे को इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है, फिर भी मेरे को एक रहने के लिए ठिकाना नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मेरी जान को खतरा है। बहुत आंसू बहाए इसी पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे। और वही सोचते लगे कि मेरी हालत यह है, तो मेरे समाज की हालत, जो दलित पीड़ित लोग हैं, उन लोगों जो अछूत लोग हैं, तो वो लोगों की हालत क्या होगी, जिन्हें समाज ने अछूत बना दिया है। जो समाज ने अछूत बना दिया है, जिसको स्पर्श करने से वो अपवित्र हो जाता है। तो बाबा साहब ने वही सोचा कि देखो मेरे पर तो जो बीती है, मगर अभी आज के बाद इधर से मैं संकल्प लेता हूँ। तो बाबा साहब ने इधर बैठ के संकल्प लिया, रोते रोते संकल्प लिया कि भी आज के बाद मैं बड़ौदा से जाता हूँ, मगर ऐसा करके जब बताऊँगा, ऐसा करूँगा कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए, असमानता मिट जाए, इनइक्वालिटी मिट जाए, और समाज में और देश में एक फ्रेटर्निटी है, जो भातृभाव का जो भाव है, एक क्रिएट हो जाए। तो बाबा साहब ने अकेला अछूतों के लिए वो थिंकिंग नहीं किया है। बाबा साहब ने सोचा कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, जो भेदभाव है, उसी को मिटाना जरूरी है। तो बाबा साहब इधर से वो मन में सोच के वो जो बीज अंकुरण किया है, आप सोचते होंगे कि ये जो संविधान है, बाबा साहब जो संविधान बनाया, वो संविधान के पीछे का जो बीज का अंकुरण है, वो अंकुरण इसी पेड़ के नीचे हुआ है। बाबा साहब ने वही सोचा उस समय पर कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा बदलाव लाऊंगा ये समाज के लिए कि मैं ये लोगों के लिए एक स्टेप से ऊपर के स्टेप में एक समान की ज़िंदगी, एक समानता की ज़िंदगी, इक्वालिटी की ज़िंदगी, भातृभाव की ज़िंदगी मिले और लोगों को अच्छा लाइफ जीने का एक रास्ता मिले। तो यही सब चीज़ बाबा साहब ने 1946 और 47 में जो संविधान हमारा इम्प्लीमेंट हुआ, तो संविधान जो हम पढ़ाई करते हैं, इसका एक एक आर्टिकल आप देखिए, बाबा साहब की वेदना प्रकट होती है एक एक आर्टिकल में। एक एक आर्टिकल में बाबा साहब ने जो वेदना सहन की है, जो दुख सहा है, जो वेदना झेली है, वो एक एक आर्टिकल में बाबा साहब ने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर लोगों के लिए किया है। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बताता है। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन वही बताता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारा संविधान का, वो वही बताता है ना, समता, बंधुता, समानता और बंधुता भाव का जो हमको भारतवर्ष में कैसे लाना है,
वो बाबा साहब ने इसी का सिंचन, ये उसके जो उसका जो सीडिंग हुआ, वो जो बीजांकरण हुआ, ये इसी से हुआ है। और बाबा साहब बाद में इधर से शाम को जब ट्रेन का समय हुआ तब मुंबई, बाबा साहब मुंबई चले गए। हाँ, अब ये तो आपने कहानी का मैं फास्ट फॉरवर्ड वर्जन बताया कि किस तरह से हम इस पेड़ की सिग्निफिकेंस को जान पाए, पर इसके पीछे की एक कहानी है कि सायाजी महाराज से वो किस तरह से मिले थे। क्या उसको जानने से पहले थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं कि आप कहाँ से बाबा साहब के विचारों से जुड़े, किस तरह से बाबा साहब के मतलब किताब आपने पढ़ना चालू की होगी, बाबा साहब के बारे में जानना चालू हुआ। अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ? एक्चुअली मेरा जन्म इधर से 150 किलोमीटर बड़ौदा से महसाना ज़िले में कड़ी तहसील में कड़ी गांव में हुआ था। एक्चुअली बचपन भी ऐसे ही मिजरेबल गया था, एजुकेशन भी काफ़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। मगर मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप जो थे, माता पिता ने एक ही सोचा था कि तुमको पढ़ाई करनी है, शिक्षा लेनी है। तो बाबा साहब ने जो 3 फंडामेंटल दिए थे ना, मेरे पिताजी ने बाबा साहब को देखा हुआ था। तो पिताजी बाबा साहब से काफ़ी प्रभावित थे। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बचपन से सिंचित किया गया कि बाबा साहब ने हमारे लिए जो ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं, शिक्षा के लिए जो प्रविधान दिया है, तो वही आपको आगे बढ़ाना है और आपको पढ़ाई करनी है। कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई करनी है। हम छोटे टुकड़ी सूखी रोटी खा लेंगे, मगर तुमको पढ़ाई करनी है। तो मेरे जो पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी विजनरी थे। और मेरे पिताजी एक्चुअली, मैं धार्मिक नहीं बोल सकता हूँ, बट वो काफ़ी विज़न थे उसके कि आपको शिक्षा ही आपको एक नया मंजिल दे सकता है, आगे लेके जा सकता है। तो पिताजी ने बोला कि तेरे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, एक फोकस कर दिया। तो स्टडी करिया, काफ़ी संघर्ष करके अभ्यास पूरा किया। करने के बाद मैंने अहमदाबाद में LD इंजीनियरिंग कॉलेज में गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैंने पढ़ाई पूरी की। 1981-82 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया। बाद में जॉब के सर्च में था। तो उस टाइम पर मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसी भूमि पर जाने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसे भूमि में गुजरने वाली है जिधर बाबा साहब ने मेरी पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत का बदलाव कर दिया है, तो मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो मैं 82 में बड़ौदा में जॉब के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल करके बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में मैंने जॉब लिया। बाद में उधर जॉब भी स्टार्ट किया और धीरे धीरे सोशल एक्टिविटी, जो पहले सीट तो दिया था पेरेंट्स ने, बाबा साहब का नाम भी सुना था, मगर इतनी ज़्यादा किताब नहीं पढ़ी थी उस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, कब किस सन की बात कर रहे हैं? मैं 82 में बड़ौदा में आया। अच्छा, 82 बड़ौदा में। 82 में अब आपने उतना बाबा साहब की किताब नहीं पढ़ी? सुना था, मगर इतना इन डेप्थ स्टडी नहीं किया था। सुना था मगर किताब ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। तो नौकरी में आने के बाद एक तरह से सही में तो मेरे लिए तो सही नहीं बोला जाएगा, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मगर नौकरी पे आने के बाद मेरे को एक ज्ञान हुआ कि यार जो आदमी ने, जो इंसान ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, जिसकी वजह से मेरी बेड़ एंड बटर आ रही है, तो उसको मैं पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाबा साहब के बारे में अध्ययन शुरू किया। आज मेरे पास में बाबा साहब की और तथागत बुद्ध की करीब 500 बुक्स है मेरी लाइब्रेरी में, और ऑल टाइम बाबा साहब का हर एक बुक मेरे पास में है। और ऑलमोस्ट सभी किताब का मैंने अध्ययन भी किया है, थोड़ा अभ्यास भी किया है। अच्छा, आपकी कहाँ मुलाकात हुई दोनों लोगों की? एक्चुअली हम लोग ऐसे तो एक ही समाज के हैं और IPCL में साथ में जुड़े। वो 82 में IPCL ज्वाइन किया, हमने 83 में ज्वाइन किया, और कलीग होने की वजह से थोड़े टच में रहे। हमारे और इनके विचार इसके लिए थोड़े मिलते जुलते आए कि हम लोगों को इतना तो ज़रूर पता है कि हम जो कुछ भी है आज, जो कुछ भी शुरुआत किया है, तो वो बाबा साहब की वजह से है। इसी की वजह से हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने बहुत ही स्ट्रगल किया है। आज बाबा साहब की वजह से हमने IPCL जितनी
बड़ी कंपनी के अंदर हमने जॉब चालू किया, हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, बाबा साहब के विचारों के साथ में आना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे हमारा थोड़ा ऐसा विचार चलता था, बहुत आगे नहीं आ सके थे, बहुत आगे अपने आप को नहीं ला सके थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा पता चला कि अभी हमारे पास पूरा समय भी है, ये भूमि के लिए ये साहब के विचार लोगों के दिमाग में घुसे। लोगों को तो पता ही नहीं है संकल्प भूमि कहाँ है, बड़ौदा के अंदर संकल्प भूमि क्या है वो भी पता नहीं है। तो वो भी तो जानना ज़रूरी है कि संकल्प भूमि क्यों है, संकल्प भूमि में बाबा साहब ने क्या किया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपने समाज के तो कम लोग होंगे, लेकिन बाहर के समाज के लोग तो है कि बाबा साहब संकल्प भूमि हमको पूछते हैं, जब हम लोगों को बताते रहते क्या कहाँ है संकल्प भूमि। तो वो विचारधारा के साथ में चलने के लिए हम ये बाबा साहब के विचारधारा के साथ में चलने के लिए अभी हम साथ में जुड़े हुए हैं और ये मिशन को हम आगे ले जा रहे हैं। हमारे इसके चार्ज में अभी ये संकल्प भूमि ट्रस्ट में डीजीपी अनिल प्रथम साहब है, एसीपी मिस्टर PR परमार साहब है और उनकी टीम के साथ में हम काम करने के लिए जुड़े हुए हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, यंगस्टर की ज़रूरत है, अगर मिले तो बहुत काम करना है, लोगों को बताना है, लोगों को ये विचार पे, ये धारा पे, ये उनके आइडियोलॉजी पे लोगों को, आदर्शों को बताना है। लोग जानेंगे नहीं तो चलेंगे भी नहीं। तो उसी की वजह से उसी राह पे हम लोग साथ में चल रहे हैं। अच्छा, आपने बचपन में कहाँ पढ़ाई की, कैसा क्या वो अपने बचपन के बारे में बताइए, और कैसे आप बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हुए? कब पहली बार पता चला कि हाँ बाबा साहब हैं जिन्होंने इस तरीके की जो आदर्श हैं या इस तरीके की शिक्षाएँ दी हैं जिनको हमें आगे जाके फॉलो करना? जी। एक्चुअली हमारी परिस्थिति तो पहले बहुत ही ख़राब थी और बहुत स्ट्रगल करके हमने पढ़ाई की। ग्रेजुएशन कहाँ से हैं आप? कहाँ से? अहमदाबाद से है हम लोग, अहमदाबाद से। ऐसे तो हम कलोल और कड़ी मतलब आजू बाजू से ही है, लेकिन हमारा जन्म अहमदाबाद में हुआ था और अहमदाबाद में पिताजी मिल में काम करते थे, तो वहीं पे हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी शुरू की। और घर में इतनी स्ट्रगल पड़ती थी उस टाइम पे, पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ भी करके पिताजी ने हमको ग्रेजुएट बनाया। हमने थोड़ी बहुत मेहनत की तो IPCL जैसी कंपनी के अंदर हम साथ में जुड़े और ये IPCL जैसी कंपनी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और ये IPCL का नाम भी हमको पता नहीं था, लेकिन हमारी थोड़ी सी मेहनत और बाबा साहब के विचार कि भाई ये लोगों को नौकरी देने के लिए अगर ये रिजर्वेशन नहीं आएगा तो ये इन लोगों को कौन पूछेगा। जब हमको लोग नहीं बैठने देते, नहीं पानी देते, हमको छुआछूत के अंदर इतने ये कर दिया कि बड़ौदा से हमको फेंक जाना पड़ा। तो ये लोगों के लिए जब बाबा साहब ने ये संविधान बनाया और ये रिजर्वेशन का हम सबको लाभ मिला, तो आज हमको ऐसा लगता है कि उनका एहसान तो न जाने कैसे और कब हम चुकता करेंगे। तो वही लोगों को देखते हुए बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हुए हमको ऐसा लगा कि अभी इन बातों को हमको आगे बढ़ानी है, इन आदर्शों को साथ में चल के लोगों को बताना है। अच्छा, आरक्षण वाली बात पर हम आएंगे, लेकिन अब जो कहानी हमारी थी, कहानी मतलब जो बाबा साहब से संकल्प भूमि से जुड़ी हुई पूरी एक आपने बताया हमें कि किस तरह से बाबा साहब ने यहीं पर बैठ संकल्प लिया था। इस कहानी में सायाजी महाराज का जिक्र आया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि सायाजी महाराज से, अब जैसे बाबा साहब रहते थे मुंबई में, है ना, और वो सायाजी महाराज थे अपने यहाँ पर बड़ौदा के, पर ये कहाँ मुलाकात हुई, क्या? एक बार पूरा बचपन से बताइए ना कि कैसे क्या वो चीज़ थी, कि क्या वो लिंक बना जहाँ जो सायाजी महाराज से मिले और फिर उसके बाद पूरा उनको स्कॉलरशिप एक तरह से स्कॉलरशिप कहेंगे, सायाजी महाराज ने अपने खर्चे पर एक बॉन्ड बनाकर उन्हें विदेश भेजा। तो वो कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअली बाबा साहब का जो जन्म है वो महू में हुआ था, MP में, और उनके पिताजी रामजी सकपाल सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में, प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के भी। तो रिटायर्ड हुए रामजी सकपाल जी, बाबा साहब के पिताजी निवृत्त हुए, तो बाद में महाराष्ट्र के जो होम टाउन है उधर वापस चले गए और सतारा में स्थायी हुए। तो बाबा साहब का जो बचपन का जो स्कूलिंग जो है वो सतारा में शुरू हुआ। तो सतारा से बाद में बाबा साहब को लेके रामजी सकपाल जी को लगा कि ये मेरा जो बच्चा है, मेरा जो सन है, उसको आगे फर्दर स्टडी कराना ज़रूरी है। तो वो भी संघर्ष कर रहे थे उस समय में,
तो बाबा साहब को रामजी सकपाल जी मुंबई में शिफ्ट हुए और दादर के पास में आके वो चौल में रहने लगा, जो उसको मुंबई प्रेस ट्रस्ट करके उसका जो चौल है, मुंबई ट्रस्ट का चौल, उसमें 2 रूम में आमने सामने रहते थे। तो उधर से स्टडी शुरू किया 17 से निकलने के बाद। अभी मुंबई में आगे कक्षा 4वीं 5वीं में उसका एडमिशन लेकर शुरुआत की। अभी जो स्कूल जो था एल्फिंस्टन स्कूल में एडमिशन लिया। अभी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। अभी जैसे हम आगे बताए कि जातिगत भेदभाव बहुत काफ़ी था, मुंबई में भी ऐसा सिचुएशन थी, पूरे देश की लगभग यही इसकी थी। तो इसके पहले बाबा साहब को जो कोरेगांव का जो इंसिडेंट जो था बचपन वाला, बता दीजिए एक बार, कई लोगों को नहीं पता होगा वो जो तांगे वाला इंसिडेंट। तांगे वाला इंसिडेंट, क्योंकि बाबा साहब जो सतारा रहते थे तो उस टाइम बाबा साहब के जो पिताजी भीमराव जी वो कोरेगांव में एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे अब निवृत्ति के बाद में। तो काफ़ी दूर था, तो सतारा से वो ट्रेन में बैठ के दूर जाके उधर चल आगे उसको बढ़ा। तो रामजी सकपाल ने पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी, जो पत्र बोलते हैं, पत्र व्यवहार किया कि भी बच्चे लोग आपको आना है तो आप उधर आ सकते हैं और मेरे ऑफिस से आपको कुछ लोग लेने आएंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी छोटे थे, उसके जो बड़े भाई थे, तो उसके जो बुआ जी का जो लड़का था, ये 2-3 लोग मिलके उधर से सतारा से निकल के कोरेगांव जाने के लिए तैयार हो गए। पिताजी को मिलने के लिए ट्रेन में बैठ गए। नए नए कपड़े बहुत अच्छे सिलाए थे उस टाइम, तो वो धोती वाला जो था अच्छा एकदम न्यू ब्रांड कपड़ा था। और बाबा साहब की जो प्रतिभा थी बचपन से ऐसी थी, वो कुछ अलग ही दिखते थे। तो बैठ गए साथ में, कुछ खाना भी लिया था साथ में, तो खाना लेकर साथ में चले। और जो स्टेशन पर उतरने का था तो उधर तो उतर गए। अभी उधर बाद में ट्रेन तो चली गई, ये 3 बच्चे उधर खड़े रह गए, सब पैसेंजर चले गए। तो देखा इधर तो कोई है नहीं, कोई लेने आया ही नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो रड़मस हो गए, रोने लगे, ऐसा घबरा गए, अभी करे क्या। तो जो स्टेशन मास्टर था वो देख रहा था दूर से, तो देखा कि भी 3 लड़के जो है कुछ अच्छे फैमिली के लगते हैं और इधर ऐसे खड़े किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्टेशन मास्टर आके पूछते हैं कि बच्चे लोग किधर जाना है, आप तीनों लोग अकेले, पैसेंजर तो चले गए, ट्रेन भी चली गई। तो बताया कि बाबा साहब उस टाइम भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो बताएं कि हमारे पिताजी इधर जॉब करते हैं और हमको लेने लिए रिसीव करने के लिए आने वाला वरना कोई दिखता नहीं है। तो स्टेशन मास्टर ने बोला कि ठीक है, तो आपको जिधर जाना है उधर तो आपको बैलगाड़ी करके जाना पड़ेगा और काफ़ी दूर है, तो बैलगाड़ी करके चले जाओ, नहीं आता है तो एड्रेस तो पता है। बाद में वो देखा, बाद में पूछा कि तुम कौन सी ज्ञाति का है, कौन सी कास्ट का है। तो बाबा साहब ने बोला कि हम तो महार हैं। अभी आप हमको तो पता है कि महाराष्ट्र में महार एक अनटचेबल कम्युनिटी ज्ञाति बोली जाती है। तो जैसे ही महार बोला तो जो स्टेशन मास्टर था वो भड़क गया, उसको पसीना छूट गया और एकदम उसका कलर चेंज हो गया, चेहरे का पूरा भाव बदल गया कि यार ये अछूत लड़का महार है, उसको मैंने कैसे बात की। तो वो जाके अपने ऑफिस में बैठ गया, स्टेशन में अंदर और बैठ गया। वो देखता रहता है कि 3 लड़का क्या होता है। बाद में कुछ थोड़ी देर के बाद वो बोला कि भाई कुछ टांगा बांगा कर ले और चले जा। तो उसने हेल्प किया बाद में कि भी टांगे वाला को किसी, तो टांगे वाला को भी सबको पता चल गया उधर कि भाई ये बच्चे लोग महार हैं, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली डिसाइड ऐसा किया गया, स्टेशन मास्टर ने भी थोड़ा हेल्प किया कि भाई आपको जो किराया लेता है उससे डबल किराया ले लो, मगर ये बच्चों को पहुंचा दो। तो बच्चे लोगों ने बोला कि ठीक है दे देंगे। तो तीनों बैठ गए। अभी देखो हाइट ऑफ द कास्टिज्म देखो, अनटचेबिलिटी का आप देखो, बैठ तो गए। जो बैलगाड़ी वाला जो था वो बैलगाड़ी में नहीं बैठा, वो चलता रहा। अच्छा कि हम से साथ में बैठेंगे भी नहीं, हम बैल को खींचते हुए ले जाएंगे, तो वो चलता रहा। वो चलता रहा। बैठेगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो वो बैठा नहीं बैलगाड़ी में,
वो बेल को खींच के वो चलता रहा, काफ़ी देर तक चलता, मगर डिस्टेंस तो बहुत काफ़ी था, करीब 4-6 घंटे का डिस्टेंस था। तो वो भी थक गया, बाद में वो भी परेशान होकर कूद के बैठ गया, आखिर में वो भी बैठ गया। जब थक गए आप तो फिर जितनी भी जातिवाद था सब भूल के एकदम जातिवाद में थक जाता है तभी सुधरता है। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बैठ गया, आगे जाके एक जैसे ऑक्ट्री नाका, जो टोल नाका बोलता है, वो चुंगी नाका आया। तो उधर जाके वो बैलगाड़ी खड़ा कर दी। अंधेरा भी शाम हो गया था, रात हो गई थी। तो उसने तो बेल भी छोटा कर दिया और तो कर दिया। बोले का बच्चे लोग इधर बैठो, मैं आता हूँ। बाजू में छोटा गांव था, वो तो भाग गया। वो तीनों लड़के अकेले बैठ रह गए। तो बाबा साहब ने सोचा कि भाई हम तो ये रात्रि का समय है, अभी जाए किधर, आगे कुछ दिखता नहीं है, कितना डिस्टेंस है गोरेगांव हमको पता नहीं है। तो गोरेगांव जाने के लिए तो कुछ अता पता ठिकाना नहीं है। तो बाबा साहब और तीनों जो बच्चे थे साथ में खाना तो लाए थे, अभी इतना समय हो गया था, प्यास भी लगी थी। तो बाबा साहब ने हिम्मत की और जो चुंगी नाका जो था, टोल नाका, उधर जो बैठा था भाई क्लर्क बोले और जो भी बोले, तो उधर जाके डिमांड किया भी हमको पानी पीना है। तो पता चल गया था वो बैलगाड़ी के ओनर के माध्यम से कि ये महार है, अछूत है, महार है। तो उसने मना कर दिया। वो लगा मुस्लिम बोला होता तो शायद कुछ पॉसिबल होता, मगर लेकिन आप महार हैं तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तो पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया। तो ऐसे ही तरस के मारे प्यासे आगे बैलगाड़ी में बैठ गए। जो खाना कुछ था वो खाना भी बहुत सूखा हो गया, ऐसे खाने लायक नहीं रहा। बाजू में एक छोटा सा तालाब था, बगल में तालाब की तरफ नज़र की कि उधर कुछ पीने के लिए पानी मिल सकता है। तो बाबा साहब का और उसका जो ब्रदर था जो, वो भी देखा तो पानी इतना गंदा पानी जो था, जो गाय बैल वो जो करते हैं, टट्टी करते हैं, वो गोबर वो सब उसमें सब मिला हुआ था। तो पानी दिया तो पानी पीने लायक ही नहीं था, तो वो पानी पी नहीं सके। ऐसे ही आके पूरा बैलगाड़ी में बैठ गए। अभी डर था, रात का समय है, कोई लूट लेगा, कोई मार देगा, क्या होगा पता नहीं था। तो पूरी रात ऐसे बैठे रहे। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब 4-5 बजे के आसपास वो बैलगाड़ी वाला वापस आया, देखा कि बच्चे लोग तो ऐसे ही कोई तीनों बराबर सोते रहे, जागते रहे, क्योंकि पता था सो गया तो कुछ हो सकता है, तीनों साथ में सो गए तो कुछ हो जाएगा। तो बारी बारी वो जागते रहे और सोते रहे। बैलगाड़ी वाला आया, बैठ गया, बेल लगाया और गाड़ी आगे लेके गए। बाद में जिधर गोरेगांव जाने वाला था, सब रामजी सकपाल जी पिताजी को पता नहीं था कि बच्चे लोग निकल गए हैं और ये इतनी तकलीफ झेल के आ रहे हैं। तो जैसे करके पहुँचे उधर। तो जैसे तीनों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो रामजी सकपाल तो खुद सदमे में एकदम सदमे में पड़ जाते हैं, यार कैसे पहुँच गए आप। बोला कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी तो चिट्ठी तो मिली नहीं है, किसी ने दी नहीं है, पता नहीं चपरासी ने एंडोर नहीं किया, कुछ भी हुआ, वो कम्युनिकेशन गैप हो गया और पता नहीं चला। अल्टीमेटली ये जो था बाबा साहब के जीवन की पहली कहानी है, जिसमें उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, छूताछूत का भेदभाव की जो वेदना है, उसी समय बचपन में बिल्कुल छोटे थे, 3री-4थी कक्षा में पढ़ते थे, और उसी समय पर ये इतना बड़ा सदमा और घाव लगा, पूरी ज़िंदगी भर ये इसको एहसास करते रहे। और ये जो पेड़ के नीचे, संकल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ के जो आंसू बहा है, तो वो गोरेगांव का जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, जो संवेदना थी, इसी को इधर आके प्रकट किया और इसी को संविधान के स्वरूप में उसको उतारा है। अच्छा, हम वापस आते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा, हम वापस आते हैं। आपने बताया जी ये पहली घटना हो गई जीवन की, अब दूसरी घटना पर आते हैं। हम थे मुंबई में जी, मुंबई में दादर में वो लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर आप जो कहानी बता रहे थे, हम यहाँ से फिर वापस से शुरू करते हैं। दादर में वो लोग रह रहे हैं, अब क्या हुआ? तो बाद में पिताजी रामजी सकपाल जी बच्चे को लेके मुंबई आए, दादर की चौल में रुके। अभी उधर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, वो आप बात करते रहते पीछे हो जा रहे हैं ना, तो दूर हो जा रहे हैं। ठीक है। तो उधर एडमिशन लिया, एल्फिंसन स्कूल में एडमिशन लिया, उधर जाके अभ्यास शुरू किया। तो उधर शुरू किया तो जैसे पता है, जैसे गोरेगांव का इंसिडेंट था, सिमिलर इंसिडेंट इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से उसको महसूस करना पड़ा।
तो जब स्कूल में जब छुट्टी का समय होता था, जो रिसेस टाइम जो बोलते हैं 3-4 पीरियड के बाद में, तो बच्चे लोग ग्राउंड में खेल कूद करने के लिए, कोई नाश्ता पानी करने के लिए होते थे। तो बाबा साहब जो बच्चा था, छोटा बालक था, उसको कोई भी स्कूल का लड़का या लड़की उसको साथ में खेलने नहीं देते थे। तो होता क्या था, ये छोटा बालक भीमराव, उसी स्कूल के कैंपस में एक गार्डन था, वो गार्डन में जाके बाजू में बैठ कर वो किताब लेके वो पढ़ाई करता था और बैठा रहता था जब तक वो रिसेस ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी हुआ क्या, उसी समय पर बाजू के स्कूल में एक प्रिंसिपल जो थे कृष्णा जी कलुष्कर दादा, वो हर रोज़ उसको जाते देखते थे कि एक लड़का, मैं देखता हूँ सब लड़के इधर खेल कूद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मगर एक ही लड़का जो मैं देखता हूँ कई दिनों से इधर ही बैठा रहता है और कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, बैठा रहता है। तो क्या नाम बताया आपने प्रिंसिपल जी का? कृष्णा जी कलुष्कर, कृष्णा जी कलुष्कर, जिसको हम कलुष्कर दादा भी बोलते हैं। कलुष्कर दादा जी। तो कलुष्कर दादा ने एक दिन पूछ ही लिया कि बच्चा, बेटा तू इधर मैं देखता हूँ तू अकेला बैठा रहता है, दूसरे बच्चे लोग तो खेलते रहते हैं, तू क्यों खेलने नहीं जाता है? तो बाबा साहब तो छोटे बच्चे थे उस टाइम, वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं बोले और मेरे को साथ में खेलने नहीं देते हैं कि मैं महार हूँ। तो कृष्णा जी भी थोड़ा सोचने लगे कि ये तो बात ठीक नहीं है। तो ऐसा थोड़ा परिचय शुरू हुआ। तो एक दिन पूछ ही लिया कृष्णा जी ने, कलुष्कर दादा ने, कि बेटा तू, तेरा माँ बाप कौन है, किधर रहता है, क्या करते हैं? तो बाबा साहब ने, भीमराव जी ने बताया कि मेरा पिताजी ये है और इधर रहता हूँ और ये करता है। तो एक दिन बाद में कलुष्कर दादा बोला कि मैं आपके घर पे आपके माता पिता को मिलने इच्छा है तो मैं आऊँगा। तो एक दिन साथ में गए, तो बातचीत हुई और मिले, और कलुष्कर दादा ने उसी दिन बाद में, एक्चुअली जब मैट्रिकुलेट हुए तो उस टाइम जो फंक्शन रखा था उसी स्कूल में से मैट्रिकुलेट हुए। तो जब उसका जो बाबा साहब होता, ओनली फर्स्ट स्टूडेंट और सन ऑफ दिस अनटचेबल सोसाइटी जो मैट्रिकुलेट किया है, ही वॉज ओनली फर्स्ट पर्सन। तो उधर जाके वो फंक्शन में कलुष्कर दादा उसको गौतम बुद्ध की किताब देते हैं और उसको पढ़ाई कर, बोले देख पढ़ाई कर देखना। तो कलुष्कर दादा के साथ में पहचान बढ़ती गई, करीबी भी होती गई कि कलुष्कर दादा को लगा कि हाँ इनमें काफ़ी तेज है और ये आगे जा सकते हैं, तो वो मदद करने लगे कलुष्कर दादा। तो कलुष्कर दादा ने मन में सोचा कि ये बच्चे में कुछ प्रतिभा है, कुछ दम है, पढ़ने के लिए वो कुछ आगे बढ़ सकता है। अभी होता क्या है कि कलुष्कर दादा और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज का एक्चुअली काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे, काफ़ी पहचान थी, बॉन्डिंग अच्छा था। तो महाराजा के साथ में कलुष्कर दादा मिलते जुलते रहते थे, क्योंकि महाराजा का जो बंगलो जो था, छोटा महल बोलो जो भी बोलो, वो मुंबई में भी था। तो जब भी बड़ौदा के महाराजा मुंबई में आते हैं तो कलुष्कर दादा भी महाराजा से मिलते हैं। तो एक दिन कलुष्कर दादा ने बोल ही दिया कि एक लड़का है, हालांकि महार कम्युनिटी का है, बट इसमें प्रतिभा मेरे को दिखती है, तो वो उसको जो कुछ सपोर्ट मिले, कुछ मदद मिल जाए तो ये बच्चा कुछ कर सकता है। तो महाराजा ने बोला कि ठीक है, बच्चा को लाना। तो महाराजा ने, कलुष्कर दादा ने डॉक्टर आम्बेडकर, जो बाबा साहब जो छोटे बच्चे थे जब मैट्रिकुलेट किया था, उसको पहली मुलाकात मुंबई में महाराजा से करवाई। महाराजा सायाजी से पहली मुलाकात मुंबई में, जो इनका वो था, क्या बोलते हैं, एक और रेजिडेंस था, वहाँ पर पहली मुलाकात उधर करवाई। तो महाराजा ने भी बाबा साहब को काफ़ी पूछा कि तू क्या करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है। तो बाबा साहब तो ऐसे ही तो इंटेलेक्ट थे और प्रतिभा भी थी। तो बाबा साहब ने बोला कि मेरे को ये सब्जेक्ट में पढ़ना है, सोशियोलॉजी में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, बहुत सारा बातचीत की। तो बोला कि ठीक है, मैं तेरे को कुछ हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। और कलुष्कर दादा को बोला कि भी टाइम मिलता है, चांस मिलता है तो ये बच्चे को लेके बड़ौदा आ जाओ, बड़ौदा मेरे राज्य में आ जाना। तो ये हो गया, ग्रेजुएशन हो गए बाबा साहब। तो ये छोटी मोटी मदद होती रहती थी बाबा साहब को उसी समय में, मैट्रिकुलेशन से लेके ग्रेजुएशन तक।
बाद में 2013 में जब स्कॉलरशिप फाइनल हुई, इसके पहले जस्ट पहले उसी साल में केलुस्कर दादा ने बड़ौदा में महाराजा के साथ में वो मुलाकात अरेंज कर दी। 2013 की शुरुआत में उन्होंने बड़ौदा में मुलाकात करवाई, दूसरी मुलाकात। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए ओ सॉरी 1913 में। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टडी करने गए। तो महाराजा ने बड़ौदा राजमहल में बुलाया, राज दरबार में बुलाया और बातचीत की। अगेन वही बात निकली कि क्या स्टडी करना है, क्यों करना है। पूरा इंटरव्यू दोबारा। हाँ। पूरा इंटरव्यू हुआ और बाबा साहब ने वही इंटेलेक्चुअल लेवल से वो नरेट किया कि मेरे को स्टडी क्यों करना है, पढ़ाई क्यों करना है। उस टाइम बाबा साहब ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को ये पीड़ित समाज का सेवा करना है, इसके लिए स्टडी, वो बताया नहीं है। बट जो बीज जो थे कि मेरे को ये स्टडी करके कुछ बनना है, कुछ बनने के आगे बढ़ना है, दैट वाज द फोकस एक्चुअली। तो महाराजा ने स्कॉलरशिप ग्रांट की। स्कॉलरशिप तो ग्रांट की, मगर महाराजा ने वो भी बताया कि नहीं मैं तेरे को स्कॉलरशिप तो देता हूँ, न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी में आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करो, मगर एक शर्त है, आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने सोचा कि कौन सा एग्रीमेंट होगा। बोला कि नहीं, आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, तब आपको भारत वापस आके आपको मेरे दरबार में, मेरे राज में आपको 10 साल सेवा देनी पड़ेगी। नौकरी करना है 10 साल के लिए। 10 साल का। 10 साल का, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। बाबा साहब ने सोचा कि ठीक है, मेरे को तो पढ़ाई करनी है, फोकस तो बात नहीं, 10 साल का एग्रीमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, आऊँगा, सेवा भी करूँगा। तो बाबा साहब ने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद महाराजा ने बहुत हेल्प की एक्चुअली महाराजा नहीं होते, साहू जी महाराज नहीं होते तो आज हमको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं मिलते। वो बहुत बड़ी बात है। तो महाराजा ने काफ़ी हेल्प की और जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उधर पढ़ाई की। अभी देखो, प्रतिभा छुपी नहीं रहती है। वो पहला ही वर्ष था 1913 में। 1913 में पहला वर्ष था कॉलेज का। स्टडी जो था इकोनॉमिक्स था, मगर उस टाइम करके जो इसका प्रोफेसर जो था, डिफरेंट सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था, तो गोल्डन वाइजर सॉरी, तो उसने एक सेमिनार रखा था सोशियोलॉजी पर। एक मिनट, हम बैटरी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो रही थी। तो हमने लास्ट में बात हम कर रहे थे कि जो पहले ही साल में उनके सोशियोलॉजी के वहाँ पर प्रोफेसर थे, वहाँ पर थे। हाँ, तो उसी समय पर बाबा साहब तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे थे। तो उसी समय पर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में ए गोल्डन वाइजर करके जो प्रोफेसर था, उनने एक सोशियोलॉजी पर एक सेमिनार रखा था। तो बाबा साहब ने ये अपॉर्चुनिटी लेके उसी सेमिनार में अपना एक पेपर प्रेजेंटेशन किया। बाबा साहब का विदेश में यह पहला पेपर जो सामाजिक व्यवस्था पर था और सब्जेक्ट था द जेनेसिस ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के ऊपर, बल्कि पहला ही पेपर था और वो भी उनका कास्ट सिस्टम के ही ऊपर। उसी पर बाबा साहब ने दिया और उसको काफ़ी सराहना की गई कि भारत में, देश में, हमारे देश में कास्ट सिस्टम क्या है और कैसे प्रिवेल करती है, और ये इनइक्वालिटी, भेदभाव, ऊंच नीच का क्या चल रहा है, वो बाबा साहब ने उधर 1913 में पहले पेपर प्रेजेंटेशन में उधर किया एक्चुअली। वो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो बाबा साहब ने उधर स्टडी भी किया, उधर से PhD किया, डॉक्टरेट भी किया। उधर से बाद में बाबा साहब को फर्दर स्टडी के लिए एक्चुअली क्या था, एग्रीमेंट तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का था महाराजा के साथ में। बाद में बाबा साहब ने पत्र व्यवहार किया कि मेरे को फर्दर स्टडी के लिए लंदन भी जाना पढ़ाई करना है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरे को पढ़ाई करना है। तो महाराजा तो बहुत विजनरी थे और काफ़ी उदार भी थे। पैसे की भी कमी नहीं थी महाराज। पैसे की कमी नहीं थी कि महाराजा पहचान गए थे कि ये लड़का मेरे राज में आके बहुत शाइनिंग होने वाला है। तो वो भी एग्री कर दिया। तो एग्री करने के बाद में बाबा साहब लंदन भी गए, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े और उधर से पढ़ाई करने के बाद वो वापस आए। एक्चुअली जो वापस आए, इसके लिए भी एक और पहलू है कि महाराजा जो थे, बड़ौदा महाराजा विजनरी तो थे, पर क्योंकि सब जो रूलिंग जो था अकेला महाराजा तो नहीं चलाते थे ना, जो दीवान चलाते थे, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, उसी समय में
महाराजा सुप्रीम थे, बट उसको जो राज करने वाले जो थे वो दीवान कहलाते थे, दीवान ही राज चलाते थे। तो दीवान ने और सब लोगों ने बाबा साहब को लेटर लिखा लंदन में कि भी अभी हमको आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी नहीं दे सकते हैं, आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया है और आपको बड़ौदा आके आपको जॉब करना पड़ेगा। और ये महाराजा को ये वाली बात नहीं पता है। उस समय नहीं था, बाद में पता चले एक्चुअली। तो बाबा साहब ने काफ़ी परस्यू किया कि मेरा थोड़ा ही स्टडी बाकी रह गया है तो और चांस दे दीजिए ताकि मैं पूरा मेरा स्टडी ख़त्म कर पाऊँ, मगर वो कर नहीं पाए। आज आपको पता होगा कि बाबा साहब ने जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो फर्दर PhD किया था वो बाद में किया था। हाँ, वो बाद में किया था। बड़ौदा छोड़ने के बाद काफ़ी साल के बाद किया था, आई थिंक 1920 के आसपास में किया था। तो उधर से वापस आ गए, वो फोर्सफुली एक्चुअली इनडायरेक्टली बुलाया गया था एक्चुअली कि भी नहीं आपको तो भी ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अग्रीमेंट है। पड़ेगा। तो ऐसा है कि बाबा साहब इधर ज्वाइन किया, बाकी वाली स्टोरी तो आपने बताई। अच्छा, मुझे ये चीज़ जाननी है, जैसे हमने स्टोरी पूरी समझी कि किस तरीके से क्या, अब ये संकल्प भूमि को संरक्षित रखने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, इसको संकल्प भूमि ट्रस्ट कहते हैं। इसके आप लोग परमानेंट मेंबर हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मुझे बताइए ट्रस्ट पूरा किस तरह से काम करता है, कहाँ से इसको फंड आता है, किस तरीके से पूरे ट्रस्ट का ऑपरेशन हो रहा है? हाँ, एक बार पूरा बताइए। एक्चुअली ये संकल्प भूमि जो एक्चुअली हुआ क्या कि संकल्प स्मारक की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी सालों से 1980 के पहले से चलते थे। तो इधर बहुत सारे आर्कियोलॉजी में एक दो थे, एक शिव भाई परमार करके आर्कियोलॉजी में अच्छा पोजीशन में थे, और बड़ौदा के जो हमारा महल है लक्ष्मी विलास पैलेस, महारानी है, उससे और काफ़ी बातचीत होती रहती थी। और बाबा साहब किधर बैठे वो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं है, कागजात नहीं है, तो हमारा जो महाराजा के दरबार के जो ऑफिस है अभी, उधर से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्प मिली। तो उधर से शुरुआत होती है अर्ली 80s से। बाद में जो संकल्प में एक्टिविटी चलती रही, सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते रहे, समाज के लोग जुड़ते गए, दूसरे लोग भी जुड़ते गए। MS यूनिवर्सिटी में काफ़ी योगदान दिया है एक्चुअली। तो उस समय में बाद में 2006 में ये संकल्प भूमि ट्रस्ट वडोदरा का रचना हुई, और बड़ौदा के जो लोग थे, पढ़े लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, उन लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट का मकसद जो था कि ये स्मारक को, ये भूमि को उजागर किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तो जैसे गौतम जी ने बताया कि हमारे काफ़ी सीनियर लोग हैं, बड़े बड़ी गवर्नमेंट ऑफिस में लोग हैं, तो हमारी टीम ने, पूरी बड़ौदा की टीम ने, और नॉट ओनली दिस संकल्प भूमि ट्रस्ट बट बड़ौदा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग की और मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद तो बाकी क्या, क्योंकि एक ट्रस्ट से तो हो नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट मशीनरी का भी हेल्प लेना पड़ेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी मदद लेनी पड़ेगी, कॉरपोरेशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। सबको अप्रोच किया गया स्टेप बाय स्टेप। अल्टीमेटली ट्रस्ट के माध्यम से कि गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया और काफ़ी उसको किया कि यस दिस इज़ द ऐतिहासिक स्थल है, उसके लिए हम कुछ करके आगे बढ़ेंगे। तो उस समय में जो डिफरेंट, जैसे जैसे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बदलते गए, आनंदीबेन पटेल से लेके सब जैसे शुरुआत हुई, उधर से लेके बाद में गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया। और 2017 में जब 100 साल हुए, शताब्दी हुई ये बाबा साहब को इधर बैठने की, ये स्मारक की, तो उसी समय पर इसी जगह पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर जो थे रूपाणी साहब, विजय रूपाणी साहब जो थे, खुद आके ये भूमि का पूजन किया और इसका शुरुआत की। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी काफ़ी उसको सपोर्ट करके ये भूमि को डेवलप, आप कल्याण नगर में देखेंगे आप दूर, एक दूसरा और बड़ा मॉन्यूमेंट बड़ा हुआ है बाबा साहब स्मारक, तो वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने किया। वडोदरा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काफ़ी, मेयर है, कमिश्नर साहब है, सब लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव लेके हेल्प किया है। कलेक्टर साहब है, ये इसका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर खुद कलेक्टर साहब थे। तो इसके निगरानी में ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट काम शुरू हुआ है। नो डाउट थोड़ा स्लो हुआ है, अब देखो 2017 से शुरू हुआ, अब आज 2024 चल रहा है,
कितने साल हो गए? 7 साल 7 साल हो गए, अभी भी वो स्मारक का ओपनिंग नहीं हुआ। 8वां साल चल रहा है। 8वां साल चल रहा है, तो थोड़ा स्लो है, बट थोड़ा पेनफुल भी है हमारे लिए कि भी वो हो सकता था। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात नहीं है, गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी काम भी किया, मगर जो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाना चाहिए, लोकार्पण हो जाना चाहिए था, वो सही ढंग से हो नहीं पाया या कर नहीं पाए। देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर दैट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया। जी, एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे अमतेश भाई से मैं कहूँगा आसपास दिखाएं, आसपास जैसे पूरा अभी एकदम पक्का बना दिया गया है, लोग आते होंगे यहाँ दिन भर, क्योंकि 20 सितंबर को लोग यहाँ आते हैं। लास्ट टाइम भी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक आई और यहाँ का माहौल अच्छा बना रहा। बाबा साहब इधर जो बैठे थे ना, उस दिन था 23 सितंबर 1917। वो आपने यहाँ भी लिखा है। तो ये जो अमतेश भाई ने आपको पूरा दिखाया है कि हाँ आसपास एक मूर्ति बनी है, ये पूरा नवीनीकरण का काम चल रहा है एक तरह से। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये पूरा सब पक्का किया गया। इधर हाँ, कुछ नहीं था, अच्छा, पहले इधर पहले वही नवीनीकरण का। खाली पेड़ ही था, सिर्फ पेड़ ही था। बाद में ये सब जो हुआ है, ये 2017 के बाद में जो काम हुआ और नवीकरण हुआ है, इसी वजह से हुआ है। और हर साल 23 सितंबर को लोग, एक बार रमतेश भाई यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ है, यहाँ जो लोग आते हैं दिया जलाना और ये फूल वूल चढ़ाना, ये सब लोग करते हैं आके, ये अपने ट्रस्ट की तरफ से माला जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हाँ, मोमबत्ती जलाते हैं और फूल करते हैं। 23 सितंबर को यहाँ पे फिर बहुत बड़ा, आपको ताज्जुब होगा, 30 सितंबर को हर साल लाखों लोग इधर आते हैं। नॉट ओनली गुजरात से नहीं, बाहर से भी, पूरे बाहर से भी आते हैं, इवन यूएस से भी आते हैं, जर्मनी से भी आते हैं, यूके से भी लोग आते हैं। और हमारा जो राष्ट्रपति जो थे कोविंद साहब, ये भी इधर आ चुके हैं, बहुत बड़े राजनेता भी इधर आ चुके हैं। तो सब लोगों को पता है कि ये भूमि कितनी ऐतिहासिक है और ये भूमि का, ये लोकेशन का कितना ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। धीरे धीरे तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है, बड़ा बनाते जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये स्मारक जो है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, पूरे देश का एक ऐतिहासिक स्थल है ये, क्योंकि इक्वालिटी सबको दी है, हमारा संविधान दिया हुआ है। और बाबा साहब की जो कार्य जो है, आप लेगेसी जो है, आप देखो सामाजिक, लेकिन और सामाजिक तो किया ही किया है, मगर आप देखो कि बाबा साहब जो लेबर मिनिस्टर थे, बाद में इरिगेशन का भी पोर्टफोलियो था, तो जो जितना भी रिवर को इंटीग्रेट करने का जो प्रोजेक्ट है, वो बाबा साहब का जो ब्रेन था एक्चुअली। जो हमारे जो महिलाओं के लिए कितना काम किया है, तो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को तो पढ़ाई का अधिकार नहीं था, उसको जो 12 घंटे जॉब करती थी, उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी। तो ये सब अधिकार संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने सभी को दिए। सभी को दिया। हाँ जी, तो आप लोगों से हमने पूरी बात को समझा और मतलब वीडियो को अंत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को कि यहाँ पूरा मूर्ति है, मूर्ति पर पूरी जो हम लोग बात करी वही बात लोग एक तरीके से अंकित की गई है, समझाया गया है कि 23 सितंबर 2017 को बाबा साहब इसी पेड़ के नीचे बैठे थे, उसमें लिखा हुआ बाबा साहब के अश्रु जहाँ गिरे, वहाँ पर बाबा साहब ने समस्त मानवों के उत्थान के लिए 23 सितंबर 1917 को महान दृढ़ संकल्प लिए और उसके बाद पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है। यही डिटेल हमने वीडियो में समझी। आपने बोला था कि यहाँ पर लोग जानते नहीं है, संकल्प भूमि को आ नहीं पाते हैं। वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, आखिरी में इसका बिल्कुल विस्तृत पता बता दीजिए ताकि देश के ऊपर कोने में या नीचे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अगर संकल्प भूमि में आना चाहता है तो वो आराम से आ जाए। तो वो एक एड्रेस विस्तार से पूरा समझा दीजिए कि उसको गूगल पे डालने के बजाय उसको याद हो जाए कि हाँ वहाँ है संकल्प भूमि। देखिए, सच्चाई तो ये है कि बाबा साहब 2 तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। एक बाबा साहब वो है जो पीड़ित का, नीचे की कम्युनिटी का बाबा साहब बन के रह गए हैं। तो बाबा साहब की जो लेगेसी है, बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब का जो कार्य है, वो कार्य भारतवर्ष में जो तरीके से उसको फोकस होना चाहिए था, जिसको आगे कैरी करना चाहिए था, वो कैरी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुखदायक चीज़ है हमारे भारतवर्ष के लिए। अगर बाबा साहब भारत में नहीं होते और किसी देश में होते तो आप कल्पना कीजिए तो वो स्टेटस क्या होता। और बाबा साहब को पर्टिकुलरली एक ही समाज का, एक ही तबके का लीडर बना के रख दिया है।
तो समाज में भारत की जो हमारी जो संस्कृति बोलो या हमारी समाज व्यवस्था जो बोलो, इसमें बहुत सारे रीज़न है उसको पार्टीशन कंपार्टमेंट करने की, वो कंपार्टमेंट में रख दिया है कि यस ये दिस पर्सन इज फॉर दिस कम्युनिटी ओनली, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग फॉर एनी अदर पीपल। वो गलत चीज़ है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा संविधान नहीं। लिखा है और संविधान किसी एक पर्टिकुलर जाति, धर्म या किसी एक अलग समुदाय के लिए नहीं लिखा गया। संविधान पूरे भारत के लिए है, उनके द्वारा जो देखो आज जी। देश चल रहा है संविधान से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अकेले बाबा साहब ने संविधान, बाबा साहब रचयिता है। हाँ, He is a- संविधान सभा थी पूरी, उसके बाबा साहब अध्यक्ष थे जी। मगर इसका जो पूरा का पूरा जो निचोड़ है, मूल संरचना मूल रचना संरचना बाबा साहब की है। जी। और एक एक चीज़ आप देखो, मैं थोड़ा हिस्ट्री के बैकग्राउंड की बात करूं, संविधान बना तो बहुत सारे बोले कि कॉपी पेस्ट है, समथिंग मैनी थिंग्स आ रहा है, मगर लोगों ने फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन इधर स्टडी नहीं किया है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का स्टडी नहीं किया है, अफ्रीकन हिस्ट्री का स्टडी नहीं किया है, और यूरोपियन कंट्री का जो संघर्ष है वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर 2 की बात करें आप, तो जो संविधान का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड का, जो आप संविधान की बात करें, इतने सारे आर्टिकल पूरे दुनिया के कोई संविधान में नहीं है। इतने सारे चीज़ जो प्रोविज़न जो है, समानता, स्वतंत्रता का, बंधुता का जो भाव है, वो किसी दुनिया के, मैं ऐसा नहीं बोला कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एक्चुअली। बाबा साहब ने 2 साल 2.5 साल पूरा जो मेहनत की है, दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड जो हैंड रिटन है, हस्तलिखित संविधान है। तो ये जो है समाज में, देश में वो संदेश जाना जरूरी है। वो जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा साहब को कार्य को समझना है, एक एंगल से देखना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता क्योंकि उसमें 2 चीज़ होता है, हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है, मेंटालिटी अलग होती है, बट वंस यू थिंक ट्रांसपेरेंटली और ओपन माइंडेडली, ओपन हार्टली, तो आपको पता चलेगा हु वेयर द बाबा साहब, बाबा साहब कौन थे और देश के लिए क्या किया है। तो बाबा साहब बोलते हैं मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, तो बाबा साहब का स्टेटमेंट है, तो आपको इसको कैसे मना कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इसको लेकर हम लोगों ने इसी विचार के साथ कि बाबा साहब के बारे में, बल्कि बाबा साहब के बारे में अगर लोग जानते भी हैं तो उनकी संकल्प भूमि के बारे में लोग बेहतर तरीके से जान सकें, इसीलिए हमने आपसे बात की, हम यहाँ पर आए। तो एक बार एड्रेस की हम बात कर रहे थे, एड्रेस पूरा विस्तार से बता दीजिए। एड्रेस में ये लोकेशन सयाजी बाग बोलते हैं, और सयाजी बाग आज लोग हम कमाटी बाग भी बोलते हैं। सयाजी गंज एरिया का नाम है और वो बड़ौदा के अंदर बसा हुआ है। बड़ौदा रेलवे स्टेशन से कम लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। तो सयाजी बाग, कमाटी बाग बोलेंगे, वहाँ पे संकल्प भूमि की स्थापना हुई। वहाँ पे अम्बेडकर जी ने ये संकल्प लिया था। जी, जैसा कि हमने पूरा वीडियो समझा, पूरे वीडियो में जाना हमने कि संकल्प भूमि की अपने आप में क्या लेगेसी, संकल्प भूमि की अपने आप में क्या विशेषता है, क्यों ये सिंबॉलिकली इतना बड़ा स्थान है। क्योंकि अब देखें पूरा पोस्टर लगा हुआ है, सब है, एक पेड़ है, लेकिन अगर जब जैसे हम यहाँ पर आने के लिए देख रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे, हमारे साथी हैं नीरज, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, हमारे साथ इंटर्नशिप की उन्होंने, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि अभी भी कई लोगों को संकल्प भूमि के बारे में नहीं पता है। गूगल का ज़माना है, संकल्प भूमि डालिए, वडोदरा डालिए, पूरा आपको एड्रेस मिल जाएगा, आइए। नहीं तो उन्होंने बता ही दिया है कि सर ने कि किस तरीके से आपको आना है। एक बार ज़रूर आइए, विजिट करिए, देखिए, समझिए, बाबा साहब के आदर्शों को जानिए, चीज़ें पढ़िए जो उन्होंने लिखी थी। संविधान तो पूरे देश को पूरा देश ही फॉलो करता है, उनकी लिखी हुई किताबें भी पढ़िए, और इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है या है भी तो विस्तार से नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गुजरात में मौजूद हैं, आज वडोदरा में थे, कल भरूच में होंगे और आगे सूरत में जाएंगे। उसके बाद हमें राजकोट भी जाना है, राजनीतिक कवरेज भी करेंगे। राजनीति के साथ साथ हम समाज के दूसरे एस्पेक्ट भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मेरे पीछे काफ़ी मदद, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना मतलब देर से इतने लंबे लंबे वीडियो होते हैं और वो हाथ में कैमरा लेके पूरा उनका हाथ भी थक जाता है। हमारे साथी अमतेश हैं, तो जितना मेरा क्रेडिट बनता है उतना ही अमतेश का बनता है। और इस वीडियो के लिए विशेष शुक्रिया मैं मेरे साथी नीरज का भी करूँगा, हमारे साथ इंटर्नशिप की है उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, और देखते रहिए हमारी रिपोर्ट। ये ललन टॉप का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आप लोग दुनिया को, इंडिया को कम से कम बता रहे हैं कि भाई ये संकल्प भूमि कहाँ है, संकल्प भूमि क्या है, संकल्प भूमि का महत्व क्या है। तो आपका भी खूब खूब शुक्रिया। और लोग उसको संकल्प भूमि को, संकल्प भूमि के विचारों को, संकल्प भूमि जो जहाँ पे अम्बेडकर जी ने बैठ के संकल्प लिया था, वो पढ़े, सुने, और दुनिया को पता चले कि ये संकल्प भूमि
क्या चीज़ है जहाँ से अंबेडकर जी जैसे महान नेता पैदा हुए और ये संविधान बाहर आया। की संरचना हुई जी। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। हमारे साथी नीरज को आपने कैमरे पर देख ही लिया है, तो बस जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी अमतेश ने। मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।